अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शब्द शक्ति जो 2 अंक का एक टॉपिक है, अलग अलग चरणों में मैं उसकी चर्चा करूंगा। आज पहले चरण में शब्द शक्ति होती क्या है, अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग कंडीशन से मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत विख्यात हस्ताक्षर श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों से। एक प्रेरक पंक्ति से हम शुरुआत करते हैं। आपने एक बात लिखी थी, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। अब इन पंक्तियों में उन्होंने एक ही बात कही है कि कोई भी मनुष्य अपनी जाति, गोत्र, वर्ण इनके आधार पर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध नहीं कर पाता है। वो तो अपने आप में अपनी कार्यशैली से, अपने कार्य कुशलता से ही समाज में एक विशेष प्रकार का नाम प्राप्त करता है। आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं शब्द शक्ति की। शब्द शक्ति नाम सुनते ही हमारे जहन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या शब्दों की अपनी एक शक्ति होती है क्या? तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो विद्यार्थी जीवन का अनुभव आपके सामने आता है और वो अनुभव ये कहता है कि हमने सार्थक और निरर्थक ये 2 प्रकार के शब्दों की तरफ विद्यार्थी जीवन में कभी ध्यान केंद्रित किया होगा। जब सार्थक शब्द की तरफ अटेंशन करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं भाषा परिवार में जिनका अपना एक मीनिंग होता है, अर्थ होता है। अब प्रश्न ये है कि सार्थक शब्दों के अर्थ तक पहुंचाने का सामर्थ्य या किसी वाक्य के अर्थ या भाव तक पहुंचाने का सामर्थ्य ये किस में होता है? तो यह किस में होता है, इसी का उत्तर शब्द शक्ति है। परिभाषा आपके सामने 2 दे रखी है स्क्रीन पर। पहली परिभाषा में मैंने आपको बताना चाहा है कि जिस बुद्धि बल या अनुभव शक्ति के द्वारा शब्द व वाक्य, कभी कभी वाक्यांश भी हो सकते हैं, में अंतर्निहित अर्थ को स्पष्ट करने अथवा अंतर्निहित अर्थ को ग्रहण करने में सहायता मिलती है, उस बुद्धि बल या अनुभव शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरी परिभाषा मैंने दे रखी है, शब्द या वाक्य तथा उसके अर्थ के मध्य संबंध प्रकट करने वाले बुद्धि बल को शब्द शक्ति कहते हैं। तो कुल मिला के किसी भी शब्द या वाक्य के अभिष्ट अर्थ तक पहुंचाने का सामर्थ्य जिस बुद्धि बल का होता है, जिस अनुभव की शक्ति का होता है, उस बुद्धि बल या अनुभव की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से इन परिभाषाओं का स्पष्टीकरण हम करते हैं। आपके सामने उदाहरण दे रखा है, तालाब में कमल खिल गया। उसी के नीचे एक उदाहरण दे रखा है, चुनाव में कमल खिल गया। अब विचारणीय बात यह है कि दोनों ही सेंटेंसेस में कमल शब्द का मैंने यूज किया है, लेकिन आप जब थोड़ा सा विचार करोगे तब आपके सामने एक बात उभर कर आएगी कि पहले वाक्य में मैंने जो कमल शब्द काम में लिया है वो एक संज्ञा विशेष, पुष्प विशेष की तरफ इंगित करने वाला शब्द है। जैसे मैंने लिखा तालाब में कमल खिल गया, तो यहाँ कमल एक पुष्प यानी वस्तु विशेष का अर्थ हमारे सामने रख रहा है। लेकिन जैसे ही हम ये सुनते हैं चुनाव में कमल खिल गया, तब कहने वाले ने, लिखने वाले ने यहाँ जो कमल शब्द काम में लिया है उसका विशेष प्रयोजन है। एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक विशेष किसी वर्ग की पहचान उजागर करने के लिए यहाँ पर कमल शब्द काम में लिया गया है। तो यहाँ पर कमल खिल गया, इसका सीधा सा अभिप्राय हम अपने बुद्धि बल से महसूस करते हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो ऊपर भी कमल शब्द एक पुष्प मात्र के लिए आया था। सेकंड वाक्य में कमल शब्द किसी भारतीय राजनीतिक दल की तरफ इशारा करने वाला शब्द है। अब तीसरा एक सेंटेंस और है,
कमल तो कमल है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम कमल है, उसको उसकी प्रशंसा में कहने वाले ने कहा कि कमल तो कमल है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कमल जैसा कोई नहीं। तो उसके कंपैरिजन में कोई व्यक्तित्व रखने वाला नहीं है। तो यहाँ कुछ भिन्न बात आपके सामने आ रही है। इसी तरह अगर ये उदाहरण आपके सामने आता है, उसका हाथ टूट गया। अब यहाँ पर भी हाथ शब्द मैंने काम में लिया है और इसके जस्ट नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। अब दोनों ही वाक्यों में हाथ शब्द है, लेकिन पहले में हाथ शब्द पार्ट ऑफ बॉडी, अंग विशेष के अर्थ में आया है, जबकि दूसरे में हाथ खड़े करना एक मुहावरा है। तो यहाँ हाथ खड़े करना, हाथ का यूज अंग विशेष के रूप में न आकर एक विशिष्ट परिस्थिति के अनुसार अर्थ देने के लिए आया है। और अर्थ क्या निकलता है? सरकार ने बैड कंडीशन में लोगों की मदद करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, या सरकार ने अपनी हार मान ली। तो ये एक विशेष प्रकार का अर्थ सामने आता है। तो कहीं पर हाथ का अर्थ हम अंग विशेष के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो कहीं पर हाथ खड़े कर दिए। इस मुहावरे में हाथ शब्द का यूज हुआ है। तो हम अपने बुद्धि बल से, मुहावरों के अनुभव से इस बात को समझ रहे हैं। इसी तरह देखिए, एक अतिरिक्त उदाहरण आपके सामने आया, उर्मिला तो गाय है। तो सुनते ही हमें लगेगा शायद उर्मिला, जो एक मानव मात्र की तरफ इशारा करने वाला वर्ड है, क्या वो गाय है, चार पैर वाली है? तो हमारा बुद्धि बल कहेगा कि नहीं, लिखने वाला या बोलने वाला उसे चौपाया बताना नहीं चाह रहा है। फिर हम सोचेंगे, पुनः विचार करेंगे कि उर्मिला को गाय क्यों कहा गया। तो गाय के गुणों को कंपेयर करेंगे उर्मिला के साथ, तो हमें समझ में आ जाएगा कि गाय जो सीधेपन के लिए जानी जाती है, वही सीधापन उर्मिला के स्वभाव का हिस्सा है। अतः हम कहेंगे, कहने वाला ये कहना चाह रहा है कि उर्मिला गाय की तरह सीधी सादी है, उर्मिला सीधी सादी है। तो उर्मिला के सीधे साधेपन को प्रकट करने के लिए गाय शब्द यहाँ पर उपयोग में आ गया। तो हम क्या करेंगे, गाय के गुण, सीधेपन को उर्मिला पर आरोपित करने से बात समझ में आती है, अर्थ आता है उर्मिला सीधी सादी है। इसी तरह लाल पगड़ी आ गई। अंग्रेजों के सिपाही हमेशा लाल पगड़ी पहनते थे, तो भारतीय क्रांतिकारी उनकी तरफ एक दूसरे को इशारा करने के लिए सांकेतिक भाषा उपयोग में लेते थे। तो यहाँ लाल पगड़ी, हम निर्जीव वस्तु है, निर्जीव कैसे गतिशील होगी, लेकिन यहाँ लाल पगड़ी का मतलब है मनुष्य की तरह गतिशील कैसे हो सकती है। ये विचार हमारे दिमाग में आता है, तब हम अपने लोक कल्चर के अनुभव से समझते हैं लाल पगड़ी का मतलब अंग्रेज सिपाही। अब लाल पगड़ी का मतलब अंग्रेज सिपाही ये होता है, यहाँ तक पहुँचने का सामर्थ्य भी बुद्धि बल, अनुभव शक्ति के द्वारा हमें अर्जित हुआ है, और उस बुद्धि बल या अनुभव शक्ति का नाम शब्द शक्ति है। इसी तरह देखिए, आप विद्यालय परिवार में हम बार बार सुनते हैं, कोई हमसे कहता है घंटी बज गई। यदि किसी ने किसी को कहा, बच्चों को, बच्चों घंटी बज गई है। अब कहने वाला सुनने वाले श्रोताओं को क्या कहना चाह रहा है, तो हम कंडीशन के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर, सुनने वाला भी ये सोचेगा, हम भी सोचेंगे कि कहने वाला, बच्चों घंटी बज गई है, कहने वाला बच्चों को ये कहना चाह रहा है कक्षा में जाओ। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। अब 9 2 11 होना गणित की परिभाषा के हिसाब से सोचेंगे 9 + 2 = 11। ये तो अर्थ बैठेगा नहीं। लेकिन जब मुहावरों के अनुभव पर आधारित नॉलेज से हम इस मुहावरे का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, तो हम समझेंगे कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, यानी चोर भाग गया। अब किसी ने कहा, अरे शाम हो गई। अब सुनने वाले में से अगर कोई किसान है, तो वो सोचेगा कि बोलने वाला मुझ किसान को ये कह रहा है घर जाने का समय हो गया। अगर उनमें से कोई पुजारी खड़ा है और वह भी अपने कानों में यही बात सुनता है, अरे शाम हो गई, तो वो अपनी परिस्थिति से अर्थ ग्रहण करेगा, अरे शाम हो गई, इसका अर्थ वो ये ग्रहण करेगा
कि मंदिर में पूजा सेवा का आरती का समय हो गया। अब नाइट वॉचमैन अगर कहीं खड़ा है उसी के बीच में, तो वो ये सोचेगा कि अरे शाम हो गई। इस सेंटेंस से वक्ता मुझे ये कहना चाह रहा है कि ड्यूटी पर जाओ, ड्यूटी पर जाने का समय हो गया। तो एक ही सेंटेंस अलग अलग कंडीशन वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ दे रहा है। अब इन अलग अलग अर्थ को भी हमारे सामने लाने का सामर्थ्य शब्द शक्ति का है। अब विचार करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो आज शब्द शक्ति के पहले चरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि अर्थ तक पहुँचते कैसे हैं, यानी शब्द या वाक्य के अर्थ तक पहुँचते कैसे हैं। आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आने वाले कल लक्षणा, अभिधा और व्यंजना, इनको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो पहला काम, जब किसी सेंटेंस को, शब्द को पढ़ते हैं तो डिक्शनरी के नॉलेज के हिसाब से उसके अर्थ तक पहुँचते हैं। तो पहली बात मैंने लिखी, शब्दकोश में दिए गए अर्थ के आधार पर किसी शब्द या वाक्य के अर्थ को समझना। जैसे धनेश्वर सत्यवादी है। अब सत्यवादी का अर्थ शब्दकोश से हमने जाना सत्य बोलने वाला, तो हम ये सोचेंगे कि धनेश्वर सत्य बोलता है। स्थान के नाम से स्थान के निवासियों को पहचानने से भी कभी कभी किसी शब्द या वाक्य के अर्थ का बोध होता है। जैसे राजस्थान जाग उठा। अब राजस्थान जाग उठा तो राजस्थान के लिए, अब राजस्थान के निवासी, यहाँ पर क्या पढ़ोगे आप, राजस्थान के निवासी शब्द पढ़ोगे तो वो यहाँ पर बात आ रही है राजस्थान के निवासी। पूरा सेंटेंस सुधारिएगा अपने आप में, राजस्थान के निवासी। अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या हो गए, तो हम दूसरी पहचान कर रहे थे अर्थ तक पहुँचने की कि स्थान के नाम से स्थान के निवासियों को पहचानने से भी शब्द या वाक्य के अर्थ का बोध होता है। एग्जाम्पल मैंने रखा राजस्थान जाग उठा। यहाँ कहने का मतलब राजस्थान के निवासी जाग उठे का मतलब अधिकार प्राप्त करने के लिए अलर्ट हो गए, सजग हो गए। कभी कभी हम किसी सेंटेंस में किसी लोक परंपरा या रूढ़ि का जिक्र होता है, तो हम किसी परंपरा या रूढ़ि को ध्यान में रखकर शब्द या वाक्य के अर्थ को समझने की कोशिश करें। या हम ये कह सकते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों के अनुभव के आधार पर किसी वाक्यांश के अर्थ को समझने की कोशिश करें। जैसे एग्जाम्पल आया है, दुर्घटना देखकर राम चौकन्ना हो गया। अब चौकन्ना होने का मतलब चार कान हो गए ये नहीं है, चार कान कान वाला हो गया ये नहीं है। चौकन्ना का मतलब है सावधान हो गया, राम सावधान हो गया। तो ये हम मुहावरों के अनुभव से भी, रूढ़ि परंपरा, इसके आधार पर भी अर्थ समझ सकते हैं। एक और बात आती है, दो संज्ञाओं के गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर भी हम किसी बात को समझ सकते हैं। कभी कभी सेंटेंस में एक के गुण दोष को बताने के लिए पब्लिक में फेमस किसी अन्य प्राणी का जिक्र उसके साथ करते हैं, तो दो संज्ञाओं के गुणों का कंपैरिजन करके भी हम वक्ता लेखक की बात को समझ सकते हैं। जैसे प्रांजल तो गाय है। अब यहाँ गाय शब्द प्रांजल के साथ जब हम दोनों के कॉमन गुणों को कंपेयर करेंगे तो गाय के गुण सीधे साधेपन को हम प्रांजल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, प्रांजल सीधी सादी है। कभी कभी सिंबॉलिक लैंग्वेज हमारे सामने आती है, तो लोक समाज में कौन सा सिंबल क्या अर्थ दे रहा है, इस बात को सोचने पर भी सिंबॉलिक भाषा का मीनिंग पकड़ में आता है। तो प्रतीक का अर्थ समझने पर भी हम किसी बात को समझ सकते हैं। जैसे चुनाव में कमल खिला। अब कमल यहाँ पर प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी का। हम अपने लोक अनुभव से, पॉलिटिकल कैरियर के अनुभव से इस बात को समझ सकते हैं, तो तुरंत समझ जाएंगे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। कभी कभी परिस्थिति पर आधारित अर्थ को समझने पर, यानी परिस्थिति के कारण हम किसी सेंटेंस के अर्थ को समझते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था घंटी बज गई, यहाँ नया एग्जाम्पल है। कुमार अपनी बेटी से बोल रहा है, बिटिया बादल हो रहे हैं। तो क्या बादल कैसे होते हैं ये बताने के लिए वो बोल रहा है क्या? नहीं। क्या कह रहा है वो? मतलब वो कहना चाहता है कि मिट्टी के बर्तन जो अभी उन्होंने तैयार किए हैं चाक पर, उन्हें सुरक्षित जगह पर रख दो, वरना बारिश से वो खराब हो जाएंगे। तो बादल हो रहे हैं, इसका मतलब वो है
अपनी बेटी को कह रहे हैं मिट्टी के बर्तन सेफ स्थान पर रख दो। इसी तरह श्लेष, रूप, उपमा, रूपक आदि अलंकारों की मदद से भी हम किसी शब्द या वाक्य के पंक्ति के अर्थ तक पहुँच सकते हैं, और अर्थ तक पहुँचाने का सामर्थ्य शब्द शक्ति का होता है। जैसे श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल दे रखा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द तीन अर्थ दे रहे हैं, पानी शब्द के तीन अर्थ निकल रहे हैं। मोती के साथ चमक, कांति, मनुष्य के साथ इज्जत, और चून यानी आटे के साथ जल। तो इन एक ही शब्द के तीन अलग अलग अर्थों तक पहुंचाने का सामर्थ्य भी अपने आप में शब्द शक्ति का है। तो कुल मिला के शब्द शक्ति का मतलब हो गया ऐसा बुद्धि बल, अनुभव बल जो किसी शब्द या वाक्य के निश्चित या अभिष्ट अर्थ तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। उस बुद्धि बल को हम शब्द शक्ति कहते हैं। अब इस पहले चरण के वीडियो के बाद दूसरे शब्द शक्ति के दूसरे वीडियो में मैं शब्द शक्ति के विभिन्न भेदों की चर्चा करूंगा। धन्यवाद।